हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह। वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने, जिसमें हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस को पढ़ने। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ को कंसिडर करेंगे और फिर वायरल और प्रोटोजोन्स डिजीज़ के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A wide common diseases humans. तो a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses and fungi, protozoans, helminthes। तो आप जानते होंगे helminthes क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स भी जानते होंगे। प्रोटोजोन्स क्या होता है? प्रोटिस्टा किंगडम का एक मेंबर होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें, जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और helminthes आपने पढ़ा होगा, होते हैं एस्केल हेलमिंथीज होते हैं, जिसमें कि राउंड वॉर्म आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलर शेप की वजह से उन्हें राउंड वॉर्म कहते हैं। और आप उसमें पढ़े होंगे। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर किसी सोर्सेस की वजह से आ जाते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो दे कैन कॉज एंड एक्सपेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। दे कुड कॉज डिजीज इन मैन एंड सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। तो ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो कि हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज, इन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। सो डिजीज़ कॉजिंग जो भी होते हैं हम उन्हें पैथोजेंस ही कहते हैं। ठीक है, organisms। ठीक है। तो most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them। तो पैरासाइट्स क्या होता है? तो बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, पैरासाइट और पैथोजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं। और पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट वो होता है वो जो कि किसी सरफेस पे लिव कर रहता है, जैसे प्लांट या एनिमल के सरफेस पे लिव करता है और फूड लेता है उसकी सरफेस से स्टिक होके। और वो बहुत कम मतलब समटाइम्स इट कॉजेज डिजीज़। तो कभी कभी वो डिजीज़ कॉज करता है, अदरवाइज़ वो डिजीज़ उतना नहीं कॉज करता है। तो और पैथोजेंस जो होते हैं हम लोग डिजीज़ कॉजिंग को बोलते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दम। तो यही बोल रहा है कि बहुत सारे क्या होते हैं, देयरफॉर पैथोजेंस होते हैं, पर सब नहीं होते, इतना आप याद रखिएगा। तो पैथोजेंस दैट कैन एंटर आर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, हमारे बहुत सारे मीन्स से एंटर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर दे कैन इंटरफियर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। तो अनहाइजीनिक फूड हो गया, वाटर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत बार बाहर खा लेते हैं। तो वो अनहाइजीनिक अगर रहेगा तो उसमें कुछ पैथोजेंस रहेंगे तो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अडेप्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट में, और फिर वो इंटरफेयर करते हैं हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़, जैसे कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को इंटरफेयर करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आके हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं और हमारे फंक्शंस को इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हमारे बॉडी में हो सकता है। और पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। तो अगर हम एक होस्ट के अंदर एक पैथोजन आ रहा है तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा उसके इन्वायरमेंट में, होस्ट के इन्वायरमेंट में, सो दैट वो सर्वाइव करके मल्टीप्लाई करके फंक्शंस को इंटरफेयर कर सके। तो उसके लिए उसको अडेप्टेशन करना होगा। तो लाइक पैथोजन जो हमारे गट में आ रहा है, जो हमारे इंटेस्टाइन में आना चाह रहा है, उसको पहले स्टमक से होकर ही आना पड़ेगा, जो कि स्टमक का इतना एसिड सिक्रेशन होता है HCl का, तो वहाँ पे इतना लो pH होता है, 1 से 2 के अराउंड pH होता है वहाँ पे, जो एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी जो प्रेजेंट होते हैं। तो उन सब से उसको बचना पड़ेगा पैथोजन को, अगर वो हमारे गट में इन्फेक्शन कॉज करना चाहता है। इसलिए आप जानते हो, आप सोचते होगे कि बहुत सारा हम लोग खाना खाते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होते होंगे, पर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और स्टमक के लो pH और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, उनकी वजह से वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं और वो डाई कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हम वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते। पर जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं और फिर हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी आगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस हियर अलॉन्ग विद द डिजीजेस कॉज बाय देम। तो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं और कौन कॉज कर रहा है, उसे हम पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट these diseases we will also study in brief। ठीक है ना? तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इसको, और हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं उन डिजीज़ के लिए। तो पहले हम लोग बैक्टीरियल करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरियल को ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज द वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो पहले पढ़ते हैं हम लोग टाइफाइड के बारे में। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और सैल्मोनेला टाइफी आप लिख सकते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। आप बहुत जानते ही होंगे टाइफाइड फीवर को के बारे में। तो वो हमारे कॉज करता है हमारे बॉडी में सैल्मोनेला टाइफी। और ये पैथोजेंस जनरली एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद देम। तो अगर फूड या वाटर कंटामिनेटेड है सैल्मोनेला टाइफी से तो हमारे बॉडी में आके माइग्रेट कर जाएगा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड में एंटर हो गया तो पूरे बॉडी में घूम लेगा। तो फिर वो हमारे ब्लड में एंटर करके पूरे बॉडी में घूम लेगा और कहीं कहीं इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। और जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कॉज करता है डिजीज़ इन्फेक्शन। तो सस्टेन्ड हाई फीवर, व्हाट आर दी सिम्टम्स। तो आपको सिम्टम्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स में आपको क्वेश्चन पूछता है नीट में हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो। बोर्ड में तो सीधा सिम्टम्स ही पूछ देगा, या फिर नीट में ऐसे एमसीक्यू में आपको सिम्टम्स दे देगा और फिर बोल देगा कि इस डिजीज़ को पहचाने, या फिर मैच करने के लिए भी आ सकता है इसके साथ। और आपको सस्टेन्ड हाई फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है 36 से 37 होता है, तो बढ़ जाता है। और वीकनेस हो जाता है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। तो आप सोचोगे यार इसको कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको रिलेट करना है हर चीज़ को। देखो आप देखो वीकनेस क्यों आएगी, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि आपका फीकल जो मैटर है वो कोलन में अटक गया है, वो आगे नहीं जा रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन मतलब खाना निकल ही नहीं रहा है, जो आप खा रहे हो वो निकल ही नहीं रहा है, तो मतलब आपको भूख ही नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज़ बिगड़ जाएगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगेगी, तो वीकनेस हो जाएगा तो क्या होगा। और हेडेक में क्या हो गया, अब माइंड क्या है, हर पार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो तो सीएनएस का पार्ट है, तो वहाँ क्या होगा, कुछ डिफिशियंसी आने लगेगी, तो क्या होगा, उससे सर दर्द करने लगेगा, थोड़ा वीकनेस लगने लगेगा, सर दर्द देगा। और स्टमक पेन, क्योंकि पूरे स्टमक का ही तो खेल है यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट से आप रिलेट कर लेंगे। और हाई फीवर इज़ द, ये तो बहुत मतलब मेजर सिम्टम होता है इस डिजीज़ का। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी अगर हो सकती है सीवियर केसेस में, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन और फैल सकता है और आते फाड़ सकता है, मतलब समझ रहे ना, इंटेस्टाइन परफोरेशन मतलब फट जाती हैं, और डेथ भी हो सकती है उस इंडिविजुअल की अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। तो अब हम टाइफाइड फीवर को पहचानेंगे कैसे, हाँ यार कि ये टाइफाइड फीवर है। तो टाइफाइड फीवर को बहुत अच्छे से पहचानने का मतलब है, एक टेस्ट है जिसको हम लोग वाइडल टेस्ट बोलते हैं। तो ये वाइडल टेस्ट है। तो चलिए वाइडल टेस्ट में पढ़ते हैं। वाइडल टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट में हम लोग करते हैं कि इस टेस्ट में हम लोग एक मतलब सीरम ले लेते हैं उस इंडिविजुअल का जो कि सस्पेक्टेड है कि इसमें हो सकता है टाइफाइड, उसका सीरम लेंगे। फिर उसमें क्या होगा, फिर हम लोग चेक करेंगे कि कितनी कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द सैल्मोनेला विच इज़ प्रेजेंट इन द सीरम, ठीक है ना। तो अब सैल्मोनेला इन्फेक्शन है तो उसमें ब्लड में प्रेजेंट रहेगा सीरम में। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर होता है तो सीरम हो जाता है। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग सीरम ऐसे टेस्ट करेंगे पता चला क्लॉट हो गया, तो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा से निकालते हैं तो उसको सीरम बोलते हैं। सीरम में अगर वो सैल्मोनेला इन्फेक्शन है तो प्रेजेंट रहेगा। फिर और अगर सैल्मोनेला क्या हो गया, एक एंटीजन हो गया, तो एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस। तो हम लोग चेक करेंगे कितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके वजह से हम उसके हिसाब से हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये टाइफाइड है इसको, ठीक है। एंड वाइडल टेस्ट है, क्लासिक केस था यहाँ पे मेडिसिन का, आप पढ़ लेना, मैरी मेलोन निकनेम था, जिसको टाइफाइड मैरी भी बोलते थे, क्योंकि ये क्या थी, कुक थी, तो अपने खाने में क्या खाना डाल के खाना बना के सबको खिलाती थी, ठीक है ना, कुक थी प्रोफेशन से। तो क्या करती थी, ये सबको खाना खिलाती थी और ये टाइफाइड कैरियर थी, किसी को पता नहीं था, सब बढ़िया जाके खाते थे उसके यहाँ से, बहुत साल के लिए वो खाना बनाती थी और सब खाते थे। फिर बाद में जब जो खाते थे उसके यहाँ से उसको सबको पता चला कि सबको टाइफाइड होने लगा। तो फिर जब बाद में इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि ये खाने के साथ कुछ और भी बांट रही थी जो कि सैल्मोनेला टाइफी था, तो ये भी बांट रही थी। तो ये क्या हो गया, सब खा लिया और फिर सबको हो गया, तो सब लगे यही सब सिम्टम में। तो फिर बाद में इसको निकनेम दिया गया टाइफाइड मैरी, और बहुत साल तक हुआ ये सब। तो आप भी अगर कहीं खाते तो हाइजीनिक जगह ही खाइएगा, वरना इन्फेक्शन के बहुत चांस हो सकते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आप इसको अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपको इतना मतलब ऐसे लिख लेंगे तो सही रहेगा। आप देखते होंगे मेरे हर वीडियो में, मतलब ये सेकेंड ही है पर आप देखते होंगे साइड में मैं लिखता हूँ, तो ये आप भी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ये सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बार बार पढ़ना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं। रिवाइज करने से बार बार क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होंगी, तो अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। निमोनिया कॉज करते हैं ह्यूमंस में। निमोनिया में होता क्या है कि लंग्स में जो एल्वियोली आप जानते हैं, छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है, एयर फील्ड सैक्स बोलते हैं उनको। तो उसमें क्या हो जाता है कि फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और फिर एल्वियोली गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड से भर जाती है, और जिसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्पिरेशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि गैसेज एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है।
ठीक है ना। और सिम्टम्स क्या क्या हो जाते हैं निमोनिया में? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। तो फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक ये तो होगा ही भाई, सर्दी वर्दी हो जाएगी पूरा। तुम्हारे जहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो, सांस लेने में ही पूरा मतलब वहाँ पे पानी वानी भर गया तो दिक्कत तो होगा ही, है ना। क्यों? ऑक्सीजन की कमी होने लगी, हेडेक होगा उसकी वजह से, है ना। क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही ना मिलता गैसेस एक्सचेंज से, वो होगा ही ना अच्छे से, फ्लूइड भर गया है। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा? हेडेक होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एकदम फ्लूइड डिपोजिशन हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ जाएगी आपकी बॉडी में। तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो ब्लूइश हर चीज़ हो जाती है। तो लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो कि ग्रे थे वो ब्लूइश हो जाएंगे सीवियर केसेस में, अगर बहुत ज़्यादा फैल गया इन्फेक्शन तो। एंड अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाई इनहेलिंग। एक हेल्दी पर्सन को कैसे हो सकता है भाई? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसॉल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, को छींक रहा है, कुछ हो रहा है, उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं एरोसॉल्स जिसमें सैल्मोनेला भरा हुआ है, तो वो सब अगर कोई हेल्दी पर्सन ले ले तो देन इट विल कॉज द डिजीज़। एंड इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, अगर जूठा ग्लास से पानी पी ले तो, या यूटेंसिल्स यूज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो तभी फैल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉपलेट्स तो हैं ही उसमें, जूठा भी हो गया तो। और अदर बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो डिसेंट्री प्लेग और डिप्थेरिया आदि सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो अब इनके बारे में जान लेते थोड़ा। यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया बैक्टीरियल डिजीज़, पर मैं डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है ये तीनों थी, जो कि क्योंकि बुक में मेंशन है पर बताया नहीं गया होता डीप में, तो मैं बता दे रहा हूँ। डिसेंट्री जो होता है, सिजेलोसिस भी बोलते हैं इसको, सिजेला डाइसेंट्री इसको कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम है। और प्लेग को ब्लैक डेथ बोलते हैं, इसको यर्सीनिया पेक्टिस कॉज करता है, ठीक है ना, रेडफ्लिया। और फिर डिप्थेरिया जो हो जाता है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया ही कॉज करता है। तो ये आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। तो ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज मैन को कॉज करती हैं। डिसेंट्री में क्या होता है कि पुअर हाइजीन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको डायरिया होता है, और वो भी ब्लडी डायरिया होता है, मतलब ब्लड आपके लूज मोशन होगा, उसमें लूज जो स्टूल्स होंगे उसमें ब्लड का प्रेजेंस रहेगा, ब्लड और म्यूकस का। और प्लेग में क्या होता है कि स्किन और जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं और वो डेथ हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो आप मतलब आप देखेंगे इमेजेस, आप खोल के देखेगा गूगल में, तो क्या होता है कि ये सब नाखून है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जनरली क्या होता है कि टूल्स में होता है, पैर के और नाखून में होता है और नील में होता है, ठीक है ना, फिंगर्स में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या देखेंगे फोटो, यहाँ पूरा एकदम काला पड़ जाता है, ये सब पूरा एकदम काला पड़ जाता है, और जो यहाँ की स्किन हो जाती है वो डाई कर जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। और डिप्थेरिया की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि एक नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन जिसमें आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक ब्रीदिंग में मुश्किल रहती है, और एक थिक ग्रे लेयर का मैटर रहता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है आपके बैक ऑफ द थ्रोट में, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और तो ये होता है, आप फोटो देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपको ये याद रहेगा। और आप कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसे पूरे नोट्स चाहिए, पूरे चैप्टर के मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा चैप्टर आप एक 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर इस रिवाइज़ कर लेंगे। और हर चीज़ मैंने लिखी है, जो भी यहाँ पे लिखा मैंने हर चीज़ लिखी है, ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया हो या कुछ मैंने इग्नोर किया हो, हर चीज़ जो यहाँ है सब चीज़ मैंने लिखी है, बस ये शॉर्ट में। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं डाल दूँगा। एंड ये रिवीजन में बहुत यूज़फुल रहता है। तो इससे आप पूरे चैप्टर को 15 to 20 मिनट्स में रिवाइज़ कर सकते हो। तो बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो मारना टॉप आप लोग, ठीक है। और फिर आगे वीडियोस में, अगली वीडियो वायरल डिजीज़ पे रहेगी। थोड़ा मैं एनसीईआरटी में कम दिया, थोड़ा मैं ब्रीफ बता दूंगा। और फिर हम लोग प्रोटोजोन्स की तरफ जाएंगे। प्रोटोजोन से बहुत ज़्यादा, इसमें मलेरिया होता है, और फिर एंटामीबा हिस्टोलिटी का कॉज करता है, मीबियासिस होता है, एस्कारियासिस, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस, रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म तो फंजाई का हो गया, तो यहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगर दूसरी वीडियो करूँगा मैं। तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।